नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS-CoV-2 के B.1.617.1 वेरिएंट्स का क्या नाम रखा गया है? इसका सही जवाब था कप्पा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में छपे एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक साल होने वाली हर डैश में से एक गर्मी से संबंधित मौतों के लिए जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग है। इसका सही जवाब था 3। अगला प्रश्न था, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही जवाब था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा एमबी टैग किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब था आईआईटी रोपड़। अगला प्रश्न था, सुर्खियों में रहा वज्र कवच क्या है? इसका सही जवाब था पीपीई एवं मास्क को संक्रमण रहित करने वाला एक उपकरण। अगला प्रश्न था, ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब था दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न था, टुलसा नरसंहार कब हुआ था? इसका सही जवाब था 1921। अगला प्रश्न था, हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में डैश संकुचन हुआ है। इसका सही जवाब था 7.3%। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा लिटोरिया मीरा क्या है? इसका सही जवाब था मेंढक। अंतिम प्रश्न था, बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया? इसका सही जवाब था फिक्की। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। बर्ड फ्लू के H1093 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला किस देश में पाया गया है? भारत, अमेरिका, रवांडा या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू के H1093 स्ट्रेन से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। कोरोना वायरस की तरह इसकी भी शुरुआत चीन से ही हुई है। यह मामला चीन के जियांगसू प्रांत के 41 वर्षीय एक व्यक्ति में देखा गया है। बताया जा रहा है उस व्यक्ति में यह वायरस पोल्ट्री से फैला था। H1093 मुर्गे मुर्गियों में फैलने वाले बर्ड फ्लू का अपेक्षाकृत कम गंभीर स्वरूप है और इससे बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए हैं? एरिक वेहेनमेयर, झांग होंग, रितेश अग्रवाल या फिर महिपाल सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झांग होंग। चीन के झांग होंग ने माउंट एवरेस्ट फतह कर एक कीर्तिमान रच दिया है। वह एशिया के पहले एवं दुनिया के तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही हैं जिसने एवरेस्ट फतह किया है। एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही अमेरिका के एरिक वेहेनमेयर हैं, जिन्होंने 2001 में एवरेस्ट फतह किया था। आपको बता दें कि ग्लूकोमा की वजह से झांग होंग 21 साल की उम्र में नेत्रहीन हो गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, झांग होंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? दीपक मिश्रा, सुनील बंसल, अरुण कुमार मिश्रा या फिर HL दत्तू? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। आज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला। वह 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे एवं पिछले साल सितंबर में रिटायर्ड हो गए थे। वह कलकत्ता एवं राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका मुख्य कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्राइड फेस्टिवल 2.0 प्रस्तुत करने के लिए डैश ने द क्वीर मुस्लिम प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? कू, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर माइक्रोसॉफ्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम। डिजिटल प्राइड फेस्टिवल 2.0 प्रस्तुत करने के लिए इंस्टाग्राम ने द क्वीर मुस्लिम प्रोजेक्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस फेस्टिवल का मकसद LGBTQIA+ समुदाय को सपोर्ट करना है। द क्वीर मुस्लिम प्रोजेक्ट दक्षिण एशिया में क्वीर, मुस्लिम एवं समवर्गीय व्यक्तियों का सबसे बड़ा वर्चुअल नेटवर्क है। पहला डिजिटल प्राइड फेस्टिवल 2020 में मनाया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पूजा सिन्हा, श्रद्धा चतुर्वेदी, गना संतोषिणी रेड्डी या फिर नयना टाइडे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गना संतोषिणी रेड्डी। तेलंगाना की गना संतोषिणी रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गना संतोषिणी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल आज यानी 2 जून 2021 को तेलंगाना की स्थापना हुए 84 महीने हो गए हैं। इसलिए इस अवसर पर 13 वर्षीय बालिका गना संतोषिणी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़ने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर भारत का एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गना संतोषिणी रेड्डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? इतिहास, खगोल विज्ञान, गणित या फिर समाज शास्त्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान। गूगल ने आज अमेरिकी खगोल शास्त्री डॉक्टर फ्रैंक कैमिनी का डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। वह न केवल खगोल शास्त्री थे बल्कि समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता थे। आपको बता दें कि कैमिनी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। 1957 में वह आर्मी मैप सर्विस के साथ एक खगोल शास्त्री बन गए, लेकिन सरकार द्वारा LGBTQ समुदाय के सदस्यों को संघीय रोजगार से प्रतिबंधित करने के कुछ महीने बाद उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। कैमिनी ने सरकार पर मुकदमा दायर किया और 1961 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहली गे राइट्स अपील दायर की। उन्होंने अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन द्वारा समलैंगिकता को एक मानसिक विकार के रूप में वर्गीकरण करने को चुनौती दी। 2011 में वॉशिंगटन DC में कैमिनी का निधन हो गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर या फिर गूगल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद लॉन्च की है। इस परिषद में इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों के नीति निर्माता शामिल हैं। इसका मकसद साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना एवं खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र वाले देशों पर शेष दुनिया की तुलना में मैलवेयर और रैंसमवेयर हमला अधिक होता है। हर 3 महीने में इस परिषद की बैठक होगी। बैठक में साइबर खतरों और संबंधित साइबर सुरक्षा समाधानों पर सूचनाओं का लगातार आदान प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय। भारतीय रेल के संस्थान RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्र एक मानक योजना के तहत SDO यानी स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित होने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक मानक योजना का क्रियान्वयन BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत किसी संस्थान को SDO की मान्यता दी जाती है। RDSO को SDO की मान्यता 3 साल के लिए दिया गया है। RDSO रेल मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों में से एक है। यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है। किसी संस्थान को SDO की मान्यता मिलने से संबंधित क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानकों को लागू करने और उन्हें आत्मसात करने का रास्ता खुल जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुरान को डैश भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति मुफ्ती फैज उल वाहिद का निधन हो गया। असमिया, गोजरी, भोजपुरी या फिर हिंदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोजरी। हाल ही में जाने माने इस्लामिक मामलों के जानकार मुफ्ती फैज उल वाहिद का 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद किया। मुफ्ती ने पूरे जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों जनजातीय विद्यार्थियों को
मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सहायता की थी। मुफ्ती ने इस्लाम पर अनेकों किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी गई आखिरी किताब का नाम सराज उल मुनीरा था। यह पुस्तक गोजरी भाषा में लिखी गई थी। इसमें पैगंबर के जीवन के बारे में बताया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोजरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बताइए यह किस देश की वैक्सीन है? चीन, रूस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी प्रयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह चीन की वैक्सीन है। इसे सिनोवैक बायोटेक द्वारा बनाया गया है। WHO से मंजूरी पाने वाली यह चीन की दूसरी कोविड-19 वैक्सीन है। 18 साल से अधिक के व्यक्ति को सिनोवैक वैक्सीन लगाई जा सकती है। WHO से मंजूरी पाने वाली चीन की पहली कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, चीन। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा स्वास्थ्य तकनीक का मुख्य प्रयोग क्या है? पानी को कीटाणु रहित करना, धान में लगने वाले कीटाणुओं को दूर करना, PPE किट, मास्क आदि को सैनिटाइज करना या फिर लोकस्ट अटैक को रोकना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी को कीटाणु रहित करना। पुणे के CSIR NCL में वैज्ञानिक डॉक्टर VM भंडारी एवं उनके ग्रुप ने स्वास्तिक नामक एक नवीन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विकसित की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जल प्रौद्योगिकी पहल की सहायता से यह तकनीकी विकसित की गई। यह तकनीकी पानी को पूरी तरह कीटाणु रहित कर देती है। स्वास्तिक का पूरा नाम सेफ वाटर एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फ्रॉम इंडियन नॉलेज बेस है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी को कीटाणु रहित करना। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। रेड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस देश की पहल है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन या फिर तुर्की? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।